आज भी लास्ट, आज बेसिक बेसिक का लास्ट क्लास है। कल क्या क्या पढ़ा दिए थे? प्राइम, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इमेजिनरी, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे, तुमको बताए थे कि आज तुमको और डिसिमल परफेक्ट नंबर ये बताएंगे, ठीक, और एक शुड नंबर बताएंगे। तो क्या होता है, ठीक ठीक। तो सबसे पहले ना तुम डिसिमल नंबर देखो, बता डिसिमल क्या होता है। पॉइंट में कुछ संख्या हो, मतलब अपने साथ वैसा वैसा नंबर जो अपने साथ क्या कंटेन करे, पॉइंट कंटेन करे, डिसिमल पॉइंट को अपने साथ कंटेन कंटेन करके रखे, वो डिसिमल नंबर होगा। तो जो सबसे पहला, अच्छा हेडलाइन यही देना, उसका जो हेडिंग होगा उसी का पार्ट है, ठीक। तो जितना नंबर पे गया था उसके बाद से लिखना, हम अभी एक से ही लिखते हैं लेकिन जितना नंबर तक पढ़ाए थे तुम उसके बाद से लिखना, ठीक। तो अभी जो आज जो पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, डिसिमल डिसिमल नंबर। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। नंबर का संख्या, ठीक। तो एक बात और, डिसिमल नंबर होता क्या है? वैसी संख्या जो पॉइंट को अपने साथ कंटेन करे। अपने साथ किसको कंटेन करे? अपने साथ पॉइंट को, द नंबर कंटेनिंग द डिसिमल पॉइंट, मतलब वैसा नंबर जो अपने साथ किसको कंटेन करे, पॉइंट को कंटेन करे। जैसे बोल दिए हम 5.03, 5.004, 1.23, 1.4, 1.5, 0.1, हाँ 0.1 भी होगा। ये सब क्या, ये सब किसमें कौन सा नंबर होगा, तो कौन सा नंबर कहलाएगा, तो डिसिमल पॉइंट कहलाएगा, डिसिमल नंबर कहलाएगा। अब देखो क्या पता है, डिसिमल नंबर का अगर डिफिनेशन बोले तो दैट टाइप ऑफ नंबर, दैट या फिर दोज टाइप ऑफ नंबर। दोस्तों से मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। मैथ में हमको इसको तो पढ़ना नहीं है, इसको तो इंग्लिश में पढ़ना है, दोज लिखो डैट लिखो। तो वो डैट जो होता है ना, दूर के लिए आता है, दूर के, कोई दूर के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। और जो इसमें जो दोज होगा ये भी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, लेकिन बहुत सारा डैट जो रहता है वो किसी एक ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो उसके लिए आता है, दैट पेन, दैट बुक, हम्म, जो नंबर तो ठीक। तो दोज नंबर्स दैट आर कंटेनिंग डिसिमल पॉइंट, मतलब एक ऐसा नंबर जो क्या कंटेन करे, अपने साथ पॉइंट को कंटेन करे। किसको कंटेन करे, कंटेन करना मतलब रखना होता है। अपने साथ क्या क्या किसको रखे, अपने साथ पॉइंट को रखे, वही डिसिमल नंबर कहा रहेगा। अब देखो जो डिसिमल नंबर होता है, जो डिसिमल नंबर होता है इसका भी अलग अलग टाइप होता है। अलग अलग क्या होता है, टाइप होता है। तो एक बात बताओ, हाँ इसका भी अलग अलग टाइप होता है, तो हम तुमको टाइप बताते हैं। कोई डिसिमल नंबर ऐसा होता है जो आज शुरू से चलते चलते जाएगा और एक समय अंत हो जाएगा उसका, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक। कोई पॉइंट जैसे देखे होगे, जैसे हम लिखते हैं 1.05, 1.55, ये सब क्या ऐसे इस टाइप का नंबर जो इसके आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक। कुछ टाइप का नंबर ऐसे होता है जो बार बार वो आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो जैसे रहता है 1.12345683212123334, मतलब डिवाइड करोगे क्या, डिसिमल में हम किसको चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन को अगर हम डिसिमल में चेंज करेंगे तो कोई ऐसा फ्रैक्शन होगा जो कटेगा ही नहीं, बार 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 जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। वो अलग डेसिमल, हाँ वो अलग डेसिमल, एक बैक वैल्यू आ गया। हाँ जिसका एक बैक वैल्यू है, मतलब जाके कहीं ना कहीं जाके अंत हो गया, पहला टाइप। अच्छा दूसरा टाइप कि बार बार नंबर, कोई अलग अलग नंबर, बार बार अलग 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 नंबर आते आ रहा है,
दूसरा टाइप। अच्छा, एक टाइप और होता है, तीसरा टाइप होता है कि जैसे हम लिखे 1.666, मतलब पॉइंट के बाद एक लगातार एक ही वैल्यू आ रहा है, मतलब जैसे 66666, अगर 6 आ रहा है तो 666, 3 आ रहा है तो 333, 9 आ रहा है तो 99999 आते जा रहा है। तो ये 3 टाइप होता है। तो इस 3 टाइप को बोलते क्या है, तुमको ना 10th में ही पढ़ना है। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। देखो जब ई तो दोनों आगे बढ़ेगा, तो ई दोनों जो होगा, ई क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। हिंदी में ई जो होगा एक जाके कहीं ना कहीं पे शांत हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम शांत बोलेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, बताते हैं इंग्लिश में क्या होता है। तो देखो जब जब कोई दशमलव कहीं पे जाके रुक जाए, कहीं पे जाके रुक जाए, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल पॉइंट। रुक जाए जो, हाँ, जो रुक जाए शांत हो जाए। मतलब जाके शांत हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डिसिमल और नीचे नंबर। ठीक। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट जो शांति ना हो और बार बार अलग अलग क्या हो, अलग अलग उसका वैल्यू है, शांत ना हो और किस अलग क्या अलग। वैल्यू है, उसका वैल्यू जो है अलग अलग है, मतलब उसका जो डिजिट, उसका जो डिजिट होगा वो मतलब बार बार रिपीट नहीं करेगा, बार बार रिपीट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, उससे पहले जो नॉन टर्मिनेटिंग, पहले से पहले तुम 3 नंबर पढ़ो, क्योंकि 3 नंबर दूसरे नंबर में आता है। तो वो 3 नंबर को मतलब जो ऐसा एक ऐसा पॉइंट जो क्या करे, एक ऐसा नंबर जो डिसिमल में आए लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, क्या करे, एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, इस टर्मिनेटिंग में लगा देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एक टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग डिसिमल मतलब कि एक ऐसा डिसिमल जो जाके शांत हो कहीं ना कहीं जाकर शांत हो जाए, उसको टर्मिनेटिंग डिसिमल। अब देखो एक ऐसा डिसिमल जो कहीं ना कहीं जाकर कभी शांति ना हो, लेकिन वो लेकिन वो क्या हो, उसका जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर हो वो बार बार एक ही नंबर या फिर 2 नंबर को बार बार रिपीट करे, जिससे होता है ना 0.12121212 या फिर 0.6666, हाँ, मतलब बार बार। फ्रैक्शन को अगर सॉल्व कर रहे हो और हाँ उसमें अगर ऐसा वैल्यू आ जा रहा है, हाँ, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैकुरिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रैकुरिंग। हाँ, वैसा डिसिमल जो बार बार अपने डिसिमल के बाद जो भी वैल्यू है, जो भी डिजिट है, बार बार अपने डिजिट को क्या करे, रिपीट करे, बार बार अपने। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला को बताए थे, एक ऐसा डिसिमल जो बार बार अपने डिजिट को रिपीट नहीं करे, वो आगे बढ़ते जाए और उसमें अलग अलग डिसिमल है। जैसे जो पाई का वैल्यू लिखते हैं, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, और इसका जब हम इसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो 3.14, मतलब इसके बाद अब इसका जो डिसिमल होता है बार बार चेंज होते जाता है, 3.14। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन रिकैरिंग डिसिमल। तो एक ऐसा डिसिमल जो कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाए, उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। उसके बाद एक ऐसा डिसिमल जो कहीं भी शांत ना हो, लेकिन अपने डिजिट को, डिसिमल के बाद जो भी डिजिट हो उसको बार बार रिपीट करे। ठीक है, जो बार बार रिपीट करेगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग डिसिमल। मतलब रिकैरिंग मतलब कैरी कर रहा है, किसी ने अपने डिजिट के अपने सेम डिजिट को कैरी करते हुए जा रहा है। जैसे कि सेकंड वाला उसमें सेम डिजिट नहीं है, हाँ, इसमें जो सेकंड वाला है ये सेम डिजिट नहीं है, इसको बोलते हैं, जो सेकंड वाला है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग, नॉन रिकैरिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग डिसिमल। ठीक, तो कितने हम डिसिमल के कितने टाइप पढ़े, पहले तो डिसिमल पढ़े कि डिसिमल जो होता है क्या होता है। अब डिसिमल होता है अपने साथ किसको कैरी करता है, पॉइंट को कैरी करता है, मतलब डिसिमल पॉइंट को कैरी करता है। उसके बाद पढ़े कि जो डिसिमल का टाइप होता है क्या होता है, डिसिमल का टाइप 3 टाइप होता है। डिसिमल का कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। पहला टर्मिनेटिंग डिसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, और तीसरा
सॉरी पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग डिसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग, रिकैरिंग मतलब अपने साथ जो डिसिमल के बाद जो भी नंबर होगा एक ही नंबर को कैरी करते हुए लेके जाएगा। और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग डिसिमल। ठीक, टर्मिनेटिंग में जाके कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग में कहीं शांत नहीं होगा लेकिन एक। ठीक, डिसिमल का कितना टाइप? 3 टाइप। पहला, पहले तो डिसिमल पढ़े, डिसिमल क्या होता है? तो डिसिमल अपने साथ नहीं, डिसिमल क्या होता है तो बोले डिसिमल अपने साथ डिसिमल पॉइंट को कैरी करके घूमता है। वैसा नंबर जो अपने साथ डिसिमल पॉइंट को कैरी करे उसको बोलते हैं डिसिमल नंबर। ठीक, उसके बाद बोले कि जो डिसिमल नंबर होगा 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। लिख ही देते हैं। लिख दीजिए, एक एक एग्जांपल तीनों का दे दीजिए। हाँ ठीक। ये तो बेसिक में है ना। तो चैप्टर में तो 3 ही चीज का काम है, एलसीएम, एचसीएफ और रूट का। इसमें तुम्हारे उसमें नहीं दिया है क्या? उसमें दिया है, शांत और अशांत दिया होगा, मतलब दो ही एक्सरसाइज सॉल्व करना है ना। अच्छा अच्छा, क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, बेसिक है। हाँ वही तो बेसिक में बोल रहा है ये। हाँ। कोई चीज देखो, सबसे पहले पढ़ेगा कि जो डिसिमल होता है क्या होता है? डिसिमल होता है अपने साथ डिसिमल पॉइंट को कैरी करता है। ठीक, वो डिसिमल नंबर होता है। उसके बाद बोले कि जो डिसिमल नंबर होता है उसका कितना टाइप होता है? 3 टाइप होता है। उसमें जो पहला टाइप होगा उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या होता है? तो जो टर्मिनेटिंग डिसिमल होता है उस कहीं ना कहीं जाके अंत हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके अंत हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि 1.25, 1.05, 0.53, 752, 0.75, etc। जाके यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया, मतलब इंड हो गया इसका। डिसिमल के बाद 2, 3, 4, 5, 10 जाके क्या हो जाएगा? 20 जाके 50 जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको क्या समाप्त हो जाएगा? उसको क्या? टर्मिनेटिंग डिसिमल। अच्छा, इसका जो दूसरा टाइप आएगा, क्या इसका जो दूसरा टाइप आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग डिसिमल। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग डिसिमल मतलब जो क्या समाप्त नहीं होगा। टर्मिनेट करना मतलब जो जाके खत्म हो जाना। जो क्या होगा? जो डिसिमल होगा वो आगे कहीं भी जाके पॉइंट के बाद, डिसिमल के बाद, डिसिमल पॉइंट के बाद उसका जो नंबर होगा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और रिकैरिंग मतलब एक ही नंबर या फिर 2 नंबर को बार बार कैरी करेगा। जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं 0.12121212 ऐसे करके 12121212 करते आगे 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 बढ़ते जाएगा। देखो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन अपने साथ 2 ही नंबर को कैरी किए हुए। देखो बार बार 2 ही नंबर को दिखा रहा है, 2 नंबर की सेम नंबर, मतलब सेम ही नंबर। देखो यही सेम ही नंबर है, 1 2 1 2 1 2 मतलब सेम ही नंबर को तो कैरी कर रहा है। ठीक, जैसे 0.6666 0.3333 मतलब सेम नंबर कैरी कर रहा है। तो वैसा डिसिमल जो पॉइंट के बाद सेम नंबर को कैरी करे उसको बोलते हैं रिटर्मिनेटिंग। अच्छा, सेम नंबर को कैरी करे लेकिन जाके समाप्त नहीं हो। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग जाकर मतलब सेम नंबर को कैरी करे लेकिन जाके कहीं भी समाप्त नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग डिसिमल। ठीक, अच्छा दोनों क्लियर। उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है, क्या जो तीसरा टाइप होता है वो होता है, हाँ वो होता है, देखो
मतलब कि ये समाप्त भी नहीं होगा। बोल सकते हैं कि ये दोनों का वो मिक्सचर टाइप, हाँ, समाप्त भी नहीं होगा और ना समाप्त होगा और ना ही एक नंबर को कैरी करेगा, अलग अपना नंबर चेंज करते रहेगा। हाँ, ना टर्मिनेट मतलब ना ही समाप्त होगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग। देखो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वो लिख दिए 1.2345643 ऐसे करके 3.2365789 192 ऐसे करके सेम नंबर भी देती है, जैसे 1.6666 नहीं, इसमें सेम नंबर तो इसमें आएगा 1.6666 इसमें आएगा तो नहीं होगा। इसमें अगर एक सेम नंबर आ गया तो सेम में नहीं होगा। क्या करेगा अब, हाँ ऐसे आ सकता है कि 1.63256235 मतलब डिजिट कितना है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट तो है, उसी डिजिट से ज्यादा अलग अलग नंबर बना है। हाँ, तो वो उसमें कोई मैटर नहीं करता, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब अपने साथ डिसिमल के बाद जो भी नंबर लाएगा वो अलग अलग नंबर लेके आएगा और ना शांत होगा, हाँ ना ही शांत होगा। ठीक है, यही टर्मिनेट होगा ना टर्मिनेट होगा और ना ही शांत होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पॉइंट। ठीक, अब देखो डिसिमल समझ गए। अच्छा, इसके बाद और भी बहुत सारा है डिसिमल में, डिसिमल को जोड़ना है, डिसिमल को घटाना, तो ये तो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। डिसिमल को जोड़ते कैसे हैं, तो डिसिमल को जोड़ते हैं जो डिसिमल 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट 4 पॉइंट आगे लगा देना बस। नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं। जैसे देखो जैसे तुमको हम जैसे देखो जैसे हम दिए 5.6329 ठीक, फिर दिए 595.3124 ये भी तो कर सकते हैं, पॉइंट उड़ा 5 देंगे, ठीक। पॉइंट उड़ा देंगे। इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम ये जो पॉइंट है इसी के सामने हम पॉइंट को रखेंगे। पॉइंट उड़ाएंगे कैसे, ऐड करना है हमको, डिवाइड थोड़ी करना है कि पॉइंट मल्टीप्लाई तो नहीं करना है कि मल्टीप्लाई नीचे ला दे ऊपर कर दे। अच्छा, इसमें भी कर सकते हो ऐड करके, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस जाएगा। तो हमको बड़ा प्रोसेस क्यों करना, हम इसको फ्रैक्शन में क्यों चेंज करना है, डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो करते हैं क्या, जो पॉइंट होता है जो बहुत बड़ा इक्वेशन है ये। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे दिए 595.31245 ठीक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, जो दूसरा नंबर है इस नंबर को तो हम लिख लिए, जो दूसरा नंबर है उसमें पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के जगह पे रख लेंगे। अच्छा, पॉइंट के पहले जो भी है किसमें आएगा, वंस में आएगा, तो इसको वंस के जगह पे हम रख लेंगे। अब बाकी रहा तो इसको नीचे 0 0 दे दो ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद 6329 है, तो इन्हें कहेंगे इधर से 6329। अच्छा, एक बच गया तो इसके सामने 0 दे दो, उसके बाद इसको ऐड कर दो, हो गया। तो पॉइंट के सामने जस्ट पॉइंट, और उसके बाद ऐड करो 5 13 3 5 4 4 9, जैसे 0 0 6 8 ना 5 है, 5 5 5 5 0 9 0 5 1 6, मतलब पॉइंट के जगह पॉइंट के सामने पॉइंट, मतलब एकदम बेसिक है, जो बच्चा पढ़ता है ना, मतलब 1 क्लास का बच्चा। नहीं, हम लोग कभी थोड़ा इधर उधर पुट वाला भी करते हैं, नॉर्मल कर देते और देखते हैं जितना डिजिट के बाद होगा, मतलब इसलिए दिए हैं ताकि और थोड़ा सा हार्ड समझ तो ऐड में हटाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट ठीक है। वैसे ही सब ट्रिक्स होता है, तो नहीं है कि इसका उतना यूज आएगा, नहीं ये सब का बिल्कुल यूज नहीं है, ये सब का हाँ, इसका यूज तब है जब तुम डिसिमल को जोड़ोगे, इसमें जोड़ने होने के लिए देगा, तो उसमें तो तुमको पता ही है जोड़ने कैसे घटाते कैसे, ठीक। अच्छा, एक बात याद रखना, जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू अगर हम बोलें जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू आता है 22/7, 22/7, अगर उसका डिसिमल निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग होगा, बताओ। जो पाई है क्या है, जो पाई है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 ठीक, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। और जो पाई का वैल्यू 22/7 है, जो 22/7 है, तो इस 22/7 का वैल्यू होता है 3.14, इसके बाद भी और जाता है।
अच्छा और जाता है ना, तो इसमें जो डिसिमल, इसमें जो नंबर होता है ना, नंबर चेंज होते जाता है। नंबर क्या चेंज, किस में क्या होते जाता है? थर्ड वाले में नॉन रिकरिंग, नॉन नंबर टर्मिनेटिंग। चेंज हो जाता है। तो हम तुमको बोले कि जो पाई का वैल्यू है 22/7, इसका वैल्यू आता है डिसिमल वैल्यू 1.3.14, और उसके बाद जो भी नंबर होगा चेंज होते होते निकलेगा। तो बताओ ये जो 3.14 22/7 का जो वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकैरिंग में जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन हाँ याद रखना, जो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसको डिसिमल निकालने के बाद सिंपल सा चीज है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहले नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकैरिंग डिसिमल में जाएगा। समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकैरिंग डिसिमल में जाएगा। समझ में? अब देखो उसके बाद एक और कंसेप्ट है, अभी डेसिमल ना हो गया डिसिमल, डिसिमल खत्म। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है, इससे पहले तुम परफेक्ट नंबर पढ़ लो, ठीक? टाइम तो लगा, डेसिमल ही और 30 मिनट लगा। लगा? अब देखो परफेक्ट नंबर पढ़ो, तो एक और कॉन्सेप्ट जान लो, परफेक्ट। अच्छा इसको भी ना हम हिंदी में पूर्ण संख्या ही बोलते हैं, परफेक्ट नंबर, इसको भी हिंदी में क्या बोलते हैं? और होल नंबर को भी पूर्ण संख्या, इसको भी क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर को पूर्ण संख्या ही बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो परफेक्ट नंबर होता क्या है, परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो क्या देखो कोई भी हम नंबर लिए, जैसे हम लिए 6 ले लिए, 10 ले लिए और 15, और भी बहुत सारा नंबर ले सकते हो, ठीक? इसका पहले फैक्टर निकालो, क्या निकालो? फैक्टर। तो 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 और 6, ठीक? अगर हम 10 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 बताओ 5 और 10 खुद। अच्छा अगर हम 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 3 5 और 15, इसके सिवा कोई आएगा? 6 में इसका ई फैक्टर हो जाएगा, 10 का ई फैक्टर हो जाएगा, 15 का ई फैक्टर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कमाल है, यहाँ पे कमाल देखो, देखो परफेक्ट नंबर में क्या करते हैं हम? उसके फैक्टर को जोड़ते हैं, उसके फैक्टर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर फैक्टर को जोड़ने के बाद जिसका हम फैक्टर निकाले थे, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाले थे, उस नंबर के बराबर उसका फैक्टर आ जाता है। जैसे हम 6 का फैक्टर निकाले 1 2 3 और 6, हम इस फैक्टर को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर 6 के बराबर आ जाएगा, जोड़ने के बाद किसके बराबर आ जाएगा? एक मिनट सुनो, 6 के बराबर आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। लेकिन हम इस 6 का जो जितना भी फैक्टर आएगा, एक मतलब जो भी आएगा, मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर निकालोगे तो एक और वो खुद नंबर तो फैक्टर होता ही है। तो सुनो, तो हम क्या करते हैं, हम इसका हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉरी इसको, इसके फैक्टर को जोड़ते कैसे? जो खुद फैक्टर बनेगा उसको हम नहीं जोड़ेंगे, वो जो खुद फैक्टर बनता है उसको हम नहीं जोड़ते हैं। बाकी खुद को छोड़कर बाकी जो भी फैक्टर बचा, उस फैक्टर को जोड़ने के बाद अगर उस नंबर के बराबर आ जाए, उस नंबर के बराबर आ जाए तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा, वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। समझ में आया था? देखो जोड़ो 1 + 2 + 3, 6 को हम नहीं जोड़ेंगे, 6 का निकालना है तो 6 को नहीं जोड़ेंगे। देखो इसको जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है? क्या बताया परफेक्ट नंबर में? परफेक्ट नंबर वैसा नंबर जिसको फैक्टराइज करने के बाद खुद को ना जोड़ के बाकी सारे नंबर को जोड़ेंगे तो वो उसके बराबर आ जाएगा। हाँ मतलब बताएं तुमको कि परफेक्ट नंबर तब होगा जब सबसे पहले उसका फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद हर एक इंसान का फैक्टर वो खुद होता है, जो सॉरी इंसान बोल रहे हैं, हर एक नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद होता है, एक और वो खुद नंबर तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम देखो क्या करते हैं, वो जो खुद है उसको हम हटा देते हैं, और जो उसको हटाने के बाद जो फैक्टर बचा उसको जोड़ने के बाद अगर वो नंबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या बना सकते हो, दी नंबर्स whose factors sum
क्वेश्चन में विदाउट इट सेल्फ मतलब उसको खुद को छोड़कर आर इक्वल टू दी नंबर इट सेल्फ मतलब अपने खुद के बराबर आ जाए, वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। समझो, देखो मतलब बना सकते हैं इसका एग्जाम, दी numbers whose factors sum without it इसी से सेल्फ, पता करते हैं कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं। हाँ ये आर परफेक्ट नंबर नहीं है। बताते हैं आर इक्वल टू दी नंबर इट सेल्फ। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर को जोड़ने के बाद तो जो भी फैक्टर निकलेगा वो खुद फैक्टर भी होगा, वो तो खुद फैक्टर होता ही है, तो उसके फैक्टर को जोड़ते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अगर वो खुद फैक्टर बना उसको हम छोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर उसी नंबर के बराबर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे 1 से लेके 10 तक के बीच में मात्र 4 परफेक्ट नंबर होते हैं। 4 ऐसे नंबर होते हैं जिन, जैसे बताते हैं, एक तो 6 हो गया, एक क्या हो गया? 6 हो गया। उसके बाद आता है 6 के बाद आता है 28। 6 के बाद कौन आता है? देखो अब देखो इसको जोड़ो 10 को छोड़ेंगे बाकी दूसरे को जोड़ेंगे। देखो 5 2 7 1 8, 2 कम हो गया, हमको इसके बराबर 10 के बराबर लाना पड़ेगा। ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 15 को जोड़ो, 15 को छोड़ेंगे 5 3 8 1 9, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब देखो 4 नंबर है, 1 से लेकर 10 तक जो मात्र 4 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। एक तो 6, ठीक, दूसरा 28, दूसरा 28, इधर देखो दूसरा 28, 28 का फैक्टर निकालो। जब 28 का तुम फैक्टर निकालोगे तो 1 होगा, इसका फैक्टर 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा नहीं, 4 होगा, 5 6 7 होगा, 8 9 10 11 12 13, सीधा जा कितना होगा? 14 होगा। अच्छा उसके बाद बताओ, 14 के बाद और आगे, और उसके बाद 28, सीधे 14 के बाद सीधे 28। तो हम क्या करेंगे? 28 को हम छोड़ देंगे, 28 को हम फैक्टर सम में 28 को नहीं लेंगे क्योंकि 28 का ही हम फैक्टर सम निकाल रहे हैं, ठीक। तो 28 को छोड़ेंगे, बाकी को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इस सबको जोड़ोगे ना तो कितना के बराबर आ जाएगा? तो 28 के बराबर आ जाएगा। देखो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28। तो दूसरा जो होता है, पहला 1 होता है परफेक्ट नंबर, दूसरा 28 होता है। 1 to 10,000 में मात्र 4 परफेक्ट नंबर है। इसमें से 2 आप बता दीजिए। 2 बता दिए, अब 2 नंबर और बता सकते हो? देखो तीसरा नंबर जो होता है वो होता है 4 9 6, तीसरा नंबर 4 9 6, तीसरा नंबर, तीसरा परफेक्ट नंबर 4 9 6। और जो चौथा परफेक्ट नंबर होता है वो होता है 8128, चौथा परफेक्ट नंबर। इसको रिलेशन, अब देखो अभी रिलेशन तुम ढूंढ के लाना, कल ढूंढा क्या रिलेशन आता है। जनरली कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तुमको इसमें। तभी कुछ आदमी उसका कुछ थ्योरी बना दिया। हाँ वो अगर तुम ढूंढ लो तो और बढ़िया है, ठीक। वैसे इसका इतना डीपली नहीं पढ़ना है, बस बेसिक में बस जान लो परफेक्ट नंबर क्या होता है। हाँ परफेक्ट नंबर क्या होता है, फिर भी ऊपर ऊपर नहीं है, कंपटीशन लेवल का है, कंपटीशन लेवल में जा रहे हो। परफेक्ट नंबर तुमको जानना नहीं है, पूछना नहीं, लेकिन हाँ कोई पूछ दे तो क्या करो? प्राइम, तुमको ट्विन प्राइम ये सब नहीं जानना है। जिसको परफेक्ट नंबर आता है वो मेरे जैसे तो नहीं पूछेगा। काहे नहीं पूछेगा? पूछ सकता है। मेरे जैसे को समझेगा ना कि ये तो बच्चा है। हाँ, अच्छा नहीं पूछ देगा परफेक्ट नंबर। बच्चा ये सब तो 5th क्लास के बच्चा को पढ़ना होता है, 5th 6th क्लास के बच्चा को पढ़ना होता है। तुम तो वैसे भी 10th में हो, तो तुमको तो पढ़ना ही होगा, तुमको तो जानना ही चाहिए।
तो 1 से लेके 10,000 के बीच में कितने 4 परफेक्ट नंबर, 6, 28, 496 और 8,128। याद रखने से थोड़ा सा यह चारों याद रखना बाबू, याद रखने से कुछ है नहीं, लेकिन याद रखना बस। परफेक्ट नंबर होता क्या, तो ये तो एक बार देख लिया तो हो गया। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो किसी भी नंबर का फैक्टर सम उसको छोड़कर अगर उसी नंबर के बराबर आ जाए तो क्या होगा, वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक, तो 1 से 10,000 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर, 4 परफेक्ट नंबर, 6, 28, 496 और 8,128। ठीक, 4, 28, 6, 28, 496 और 8,800, 1,000 नहीं 8,828, 6, 28, 496 और 8,128, 6, 28, 496 और 8,128, 6, 28, 496 और 8,128। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर खत्म। अब देखो, अच्छा देखो, इसको ना हम प्रॉपर डिवाइजर भी बोलते हैं। क्या, ये जो अगर हम फैक्टर बोलते हैं ना, जिसको अगर फैक्टर बोलेंगे, अगर बोलेंगे कि कोई नंबर का फैक्टर है, तो इस फैक्टर को हम डिवाइजर भी बोलते हैं। बोल सकते हैं कि ये जो है उस नंबर का डिवाइजर भी है। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड लग जाए, डिवाइजर भी, फैक्टर को हम डिवाइजर भी बोल देते हैं। ठीक, याद रखना। अच्छा, तो बोल सकते हो ना तुम कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 6, सॉरी स्मॉलेस्ट फैक्टर बोल रहा है, जो सबसे परफेक्ट नंबर होता है वो 6 होता है। सबसे बड़ा होता है 4,000, नहीं, सबसे बड़ा मालूम नहीं है। सबसे बड़ा हमको यहाँ सबसे बड़ा के बीच में, हाँ 10,000 के बीच में अगर सबसे बड़ा होगा वो 8,128 होगा। अच्छा, किसी चीज का एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अच्छा, अब एक बात और याद रखना कि जितने भी परफेक्ट नंबर होंगे हमेशा पॉजिटिव होंगे। हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि माइनस का हम परफेक्ट नंबर निकाल ही नहीं सकते हैं। माइनस का हम परफेक्ट नंबर निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक, जितने भी परफेक्ट नंबर होंगे सब पॉजिटिव में होंगे। सब किस में होंगे, पॉजिटिव होंगे। जितने परफेक्ट नंबर निकलेंगे सारे पॉजिटिव निकलेंगे। एक से लेकर 10,000 के बीच में 4 परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक, और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होता है। जैसे कि हम लोग नंबर पढ़े तो उसमें जितना भी नंबर है वो सबके आगे तो माइनस का साइन नहीं लगा रहता है, तो जितने भी नंबर हो गए सब तो पॉजिटिव में होंगे ना, तो ज्यादातर नंबर पॉजिटिव में होते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव। नहीं, कैसे बोल सकते हो, अगर हम बोले नंबर टेबल में तो पॉजिटिव में कोई सिंबल थोड़ी है। हाँ ठीक है, मेरा बात सुनो, नंबर लाइन पे जितना जितना पॉजिटिव में जाओगे उतना तो नेगेटिव में भी घुस सकते हैं। अगर हम बोले -1,00,000 तक जा सकते हैं, मतलब मान लो -1 तो आगे बहुत आगे जा सकते हैं, मान लो -1,000 करोड़ तक जा सकते हैं, सॉरी +1,000 करोड़ तक जा सकते हैं पॉजिटिव में, 1,000 करोड़ तक पॉजिटिव में जा सकते हैं, तो इधर भी तो -1,000 करोड़ तक जा ही सकते हैं ना। बराबर है सबसे ज्यादा, मतलब जितना इधर बढ़ोगे उतना ही इधर बढ़ोगे। ये इधर वाला भी तो है, मतलब अपोजिट। अगर अगर मान लो अगर आग आया है तो उसका पानी तो आएगा ना, मतलब कोई चीज अगर कोई बीमारी आया है तो उसका इलाज तो आएगा ना। तो अगर इधर पॉजिटिव में गए हैं तो इधर नेगेटिव में तो जाएंगे ही ना। ठीक, अच्छा, अगर देखना 496 का तुम इथी निकाले, देखना तुम निकलता है कि नहीं तुमसे। जो 496 है इसका फैक्टर निकालना। बहुत ज्यादा है, देखो बता देते हैं, बता देते हैं। छोड़ दीजिए टाइम वेस्ट। अच्छा ठीक, छोड़ देते हैं, ऐसे मुंह से बोल देते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248। ठीक, हाँ, इतना 1, 2, 4, 8, 16, 31 निकालने में तो इसको बहुत टाइम लगेगा, एक एक नंबर से करते हैं। हाँ, निकालने में टाइम लगेगा। ठीक, ये सब इसके फैक्टर हैं। अच्छा, अब हम किसको छोड़ेंगे, 496 को छोड़ेंगे, अब बाकी को जोड़ेंगे तो 496 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये परफेक्ट नंबर हो गया। अब एक एक पढ़ लो, सूट्स नंबर। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको इरेशनल नंबर पढ़ाए थे, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं, हाँ इरेशनल, इरेशनल की रैशनल, रेशनल पढ़ाते और इरेशनल पढ़ाते। सबसे पहले तुमको हम रियल नंबर को बांटे थे रेशनल में और इरेशनल में। देखो क्या हुआ, सबसे पहले हम तुमको बताएं कि नंबर सिस्टम में क्या आया, नंबर्स आए तो नंबर्स को बोले एक रियल नंबर आ जाएंगे और एक इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद रियल नंबर को हम बांटे रेशनल में और इरेशनल में। ठीक,
तो जो रेशनल नंबर हुए उसको हम इरेशनल को छोड़ दिए, रेशनल को बहुत आगे बढ़े। ठीक, तो ये सब जितना भी पढ़ रहे हैं हम रेशनल में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेशनल में। हम बोले थे तुमको जो इरेशनल होता है, वो रूट में होता है, माइनस में जो होता है वो इमेजिनरी होता है, और रेशनल होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन वो किसमें होता है? माइनस में होता है। रेशनल को हमको ज्यादा नहीं पढ़ना था। अब देखो जो शुड होता है वो भी रूट में होता है, उसको हम इरेशनल बोल सकते हैं। ये बोल सकते नहीं, बोलते हैं। बोल सकते हैं कि मतलब बोलने नहीं सकते हैं, वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर है रूट 2, रूट 7, रूट 3, रूट 8, ये सब। मतलब जिस नंबर का क्यूब रूट और जिस नंबर का स्क्वायर रूट का अगर हम डिसिमल में निकालें या फिर फ्रैक्शन में निकालें, तो वो क्या ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकायरिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकायरिंग हो। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अगर हम रूट निकाले नॉन रिकायरिंग हो, हाँ, या फिर स्क्वायर रूट देखो, अच्छा बताते हैं, अभी बताते हैं मुंह से क्यों, अच्छे से बताते हैं, इसको पढ़ना ही तो है। तो ये सब जो पीछे जो लास्ट में अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये सबको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? ये सब पढ़ा रहे बेसिक। ये सब अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, ये बेसिक से थोड़ा ज्यादा है। हाँ, सूड क्या पढ़ा है तुमको? डिसिमल पढ़ा है। लेवल क्या है? हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है। एडवांस नहीं है। हाँ, अभी भी एडवांस नहीं है, एडवांस इसलिए और ज्यादा लास्ट है, लेकिन ये लास्ट है। हाँ, ये लास्ट है। ठीक, एडवांस अगर होता तो क्या पढ़ना पड़ता? और थोड़ा सा और ज्यादा कंपटीशन लेवल घुस जाते, और थोड़ा सा घुस जाते तुम, अगर मैथ से तुम ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो मैथ से, और भी ज्यादा, और उससे ज्यादा तुम मैथ से हम पीजी कर रहे हैं, उसके आगे जा तो हम मैथ से पीएचडी कर रहे हैं, अभी किस में? नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में पीएचडी कर रहा है। जो देखो जैसे जैसे आगे जैसे इंसान आगे बढ़ता है ना पढ़ाई में, तो क्या हो जाता है, पढ़ाई छोटा हो जाता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, और उसके अंदर का कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे हम मैट्रिक से नीचे पढ़े तो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा था। मैट्रिक में गए तो हाँ, बहुत सारा, ड्राइंग ये सब कुछ है। अच्छा, उसके बाद हम गए जब मैट्रिक में, तो फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, बस 5 सब्जेक्ट। अच्छा, संस्कृत एक 6 सब्जेक्ट। अच्छा, जो बिहार बोर्ड में वैसे भी इंग्लिश जो होता है ऑप्शनल कर देता है, पढ़ो नहीं पढ़ो। अगर आपका मैथ में कम मार्क्स आ गया तो इसको डाल के आपको पास। अच्छा, उसके बाद बढ़िया नहीं रहता, एकदम खराब रहता है, बहुत घटिया सिस्टम है बिहार बोर्ड से। लेकिन निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू साइंस, मैथ तो हार्ड ही सुनो, तो उसके बाद जब हम लोग 10th के बाद 12th में गए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब या पीसीएम पढ़ो या फिर पीसीबी लो, ठीक। अच्छा, पीसीएम भी बहुत कम लेता है, मतलब एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट तो बहुत कम लोग लेता है, तो या तो पीसीएम या फिर पीसीएमबी, सॉरी पीसीएम या पीसीबी, ठीक। अच्छा, उसके साथ साथ एगो 2 सब्जेक्ट ले लेता है, एगो हिंदी एक इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज पेपर, ठीक। उसके बाद जब नहीं लेना चाहे तो क्या ले सकता है? नहीं, हिंदी इंग्लिश तो कंपल्सरी। ये तो आप साइंस वाले में चले गए ना। साइंस वो कॉमर्स में जाओगे तो भी, मतलब और इसमें आर्ट्स में जाओगे तो भी हिंदी इंग्लिश या लेना ही पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी पेपर होता है सबके लिए। आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, हाँ, ये सब, हाँ, ये सब ले सकते हो। हाँ, आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट ले लो, जियोग्राफी ले लो, 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट ऐसे ले लो। और अभी तो मेजर माइनर करके कुछ आया है, ये पता नहीं 12th वाला पे लागू किया कि नहीं, 11th 12th पे लागू नहीं किया, वो इस पे लागू किया है, ग्रेजुएशन पे लागू किया है। हाँ, तो 11th 12th में वही जो पीछे वाला है, और उसमें कुछ बोल दिया कि एडिशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ये सब लेने का मन हो। हाँ, लेने का मन हो तो एडिशनल सब्जेक्ट लेना, नहीं इच्छा हो तो छोड़ दीजिए आप, ठीक। अच्छा, उसके बाद जैसे तुम मैट्रिक के तो उतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। अच्छा, साइंस पढ़े तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब वो तीनों में से पर्टिकुलर किसी एक चीज को ले लीजिए। हाँ, सोशल साइंस, अब तो बायोलॉजी ले लीजिए, साइंटिस्ट बनना है तो सब। हाँ, ठीक। उसके बाद 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th 12th में कम हुआ, ग्रेजुएशन में गए तो और कम हो गया। ग्रेजुएशन में गए तो तुम या तो सिर्फ फिजिक्स लो या फिर सिर्फ केमिस्ट्री लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ, एक मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट तो वो लास्ट ईयर में जाते जाते खत्म हो जाता है ना,
लास्ट में जाते जाते जैसे हम किए हैं फिजिक्स, मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक। हम 12th क्लास में मैथ लिए थे, आप उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स किए। तो फिजिक्स ऑनर्स किए तो फर्स्ट ईयर में ऑनर्स पेपर 2 को था, और उसके बाद बाकी सब्सिडियरी था, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ग्रेजुएशन में कितना टाइम लगा आपको? ग्रेजुएशन में 3 साल, ठीक। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री था ऑप्शनल में, और उसके बाद मेन सब्जेक्ट Optional में physics मतलब chemistry था। सॉरी फिजिक्स में, सॉरी, जो मेन सब्जेक्ट था मेरा ऑनर्स पेपर वो था फिजिक्स, और उसके बाद 2 सब्जेक्ट था केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक। और उसके बाद एक सब्जेक्ट था हिंदी, ठीक है। एक सब्जेक्ट था हिंदी जीएस का, ठीक है, हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे इंसान बढ़ा, जब सेकेंड ईयर में गया, सेकेंड ईयर में तो वैसा ही दो पेपर फिजिक्स का हो गया, 2 पेपर किसका, फिजिक्स का हो गया, 2 पेपर फिजिक्स का, 2 पेपर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी बोले, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। उसके बाद इसके साथ साथ हिंदी का पेपर, मतलब 5 पेपर दिए, ठीक। आप फर्स्ट ईयर में भी 5 पेपर दिए ग्रेजुएशन के, फर्स्ट ईयर में 5 पेपर, सेकंड ईयर में 5 हर पेपर। ईयर में एग्जाम देना पड़ता है graduation हाँ में? देखो, 3 फर्स्ट ईयर में मतलब 3 एग्जाम? जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में 5 पेपर कौन कौन था, फिजिक्स पेपर तो ई ऑनर्स था, फिजिक्स क्या था, ऑनर्स था, ई 2 पेपर था, ऑनर्स से ठीक। क्या? ऑनर्स सब्जेक्ट मतलब होता है कि ये मेजर सब्जेक्ट है, हम इसी से कर रहे हैं, जो हमारा मेरा जो इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट था, एक केमिस्ट्री था और एक मैथमेटिक्स था, तो ये जो सब्जेक्ट था ना बाद में हमको छोड़ना पड़ेगा। हाँ ऑनर्स ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं, लास्ट ईयर तक इसी को पकड़ के चलेंगे, लास्ट ईयर तक इसको छोड़ देंगे, लास्ट ईयर जाते जाते ये छूट जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ईयर में 2 पेपर फिजिक्स का, उसके बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर 2 पेपर फिजिक्स, 1 पेपर केमिस्ट्री और 1 पेपर मैथमेटिक्स, ठीक। उसके बाद 1 पेपर हिंदी, 5 पेपर हो गया, ठीक। उसके बाद जब सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर में उसमें था जो फिजिक्स था, ई फिजिक्स, फिर से फिजिक्स 2 पेपर, उसके बाद केमिस्ट्री 1 पेपर और मैथमेटिक्स 1 पेपर सेम, और एक में हिंदी, ठीक। जैसे थर्ड ईयर में, हम थर्ड ईयर में गए तो थर्ड ईयर में फिजिक्स हो गया 4 पेपर, फिजिक्स क्या हो गया 4 पेपर, इस दोनों को छोड़ दिए। किसी का एग्जाम लिया आपका 4 दिन, 4 पेपर का? हाँ 4 पेपर, फिजिक्स क्या 4 पेपर, इस पेपर इसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को छोड़ दिए। इसीलिए ना आप और उसके बाद हिंदी, पढ़े उसके बाद जो हिंदी है, छोड़ दिए। जो हिंदी है, हिंदी छोड़ के आ गया जीएस, ठीक। देखो तो 4 पेपर ही, मतलब फिजिक्स से क्या, तो 4 पेपर है ना, मतलब एक सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स। उसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पीजी करते अगर फिजिक्स से ही, तो अगर फिजिक्स पीजी करते तो कंटिन्यू करते, तो उसमें से कोई एक तो सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स करके, लेकिन हम फिलोसफी से कर रहे हैं तो सिर्फ फिलोसफी का उसमें है, पीजी छोड़ दिए। पीजी फिजिक्स से नहीं कर रहे हैं, पीजी फिलोसफी से कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब ग्रेजुएशन में डायरेक्ट पीजी करने का स्टार्ट कर दिया। हाँ मास्टर्स, इसमें कितना साल से लगेगा? 2 साल लगता है इसमें, तो जून में खत्म हो जाएगा, इस दिन में? ना इस जून में नहीं, अगले जून में, ठीक। अच्छा, उसके बाद पीजी करने के बाद तुम पीएचडी करते हो, तो उसके लिए नेट जेआरएफ सब देना पड़ता है। तो पीएचडी में ना जितना ये बाकी जो अन्य सब्जेक्ट लिए थे ना, सब छोड़ के फिजिक्स, फिजिक्स भी पूरा नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स का किसी एक टॉपिक पे तुम रिसर्च करोगे। फिजिक्स के किसी, मगर फिजिक्स लिए हो, फिजिक्स से पीजी किए हो ना, तो फिजिक्स के कोई एक टॉपिक, हाँ कोई भी टॉपिक कर सकते, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक को पकड़ोगे, उस टॉपिक को इतना विस्तार से पढ़ना पड़ता है, इतना विस्तार से, उसमें तुम नया रिसर्च दोगे, नया क्या दोगे, रिसर्च दोगे, अपना रिसर्च पेपर तुम अपना पब्लिश करोगे। अब कॉलेज में कब पढ़े? कॉलेज में कब पढ़े? कॉलेज यही होगा ना, 11th 12th और ग्रेजुएशन, यही सब कॉलेज? यही तो कॉलेज हुआ ना। कॉलेज जैसे अकेले अकेले कुछ देखो क्या बोलते हैं, जो 10th है उसको बोलते हैं हम, जो 10th होता है उसको मैट्रिक बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। उसके बाद जब 11th 12th में तो हायर एजुकेशन हो जाता है, मतलब हाई स्कूल बोल रहे हैं, ये हो जाता है हाई स्कूल, क्या हो जाता है, ये भी बोर्ड ही है लेकिन हाई स्कूल हो जाता है। उसके बाद जैसे इंसान ग्रेजुएशन लग रहा है तो कॉलेज ही। नहीं था, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया है कि अटेंडेंस रखना पड़ेगा? हाँ हम लोग नहीं था, हम लोग नहीं जाते थे, जाते थे, आप भागाते थे, बंक कर लेते थे। हाँ ग्रेजुएशन था, तो ग्रेजुएशन को बोलते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन आ जाता है, मास्टर्स आ जाता है, उसके साथ साथ पीएचडी एमफिल सब आ जाता है। तो अभी तो एमफिल जो पीएचडी है, एमफिल था, एमफिल पहले था, एमफिल खत्म कर दिया, पीएचडी ला दिया, ठीक। फिर आपको इसके बाद जेआरएफ ऐसा एग्जाम देना हाँ पड़ेगा? हाँ, तो जेआरएफ का तैयारी करते हैं, दिसंबर दिसंबर मतलब फर्स्ट ईयर का हो जाता है एग्जाम, तो दिसंबर वाला जेआरएफ देंगे। सेकंड ईयर? उसके बाद जुलाई में सेकंड ईयर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जुलाई में सेकंड ईयर खत्म। उसके बाद ये जो जेआरएफ होता है 1 साल तक वैलिड होता है, अगर
पहली बार में JRF निकाल लिए तो उसके बाद PhD करने लगेंगे फिलोसफी में। पीएचडी कंप्लीट के बाद क्या? PhD कंप्लीट के बाद PhD का 6 साल लगता है। अगर JRF निकलेगा तो गवर्नमेंट देती है पैसा PhD करने के लिए, स्कॉलरशिप देती है। तो मेन तो आपका फोकस हाँ उसी पे फोकस है ये मेरा। हो जाएगा फिर तो आपको स्कॉलरशिप तो दे ही हाँ देगा, स्कॉलरशिप तो उसके काम बाद 50 सब काट छट के 50,000 रुपये देती है। कितना 6 साल के लिए 10 साल? हाँ नहीं 6 साल के लिए नहीं, हर मंथ 50। हाँ लेकिन कब? जब JRF निकला आप PhD कीजिएगा तब। PhD में अगर नाम नहीं लिखाए तो नहीं देंगे। और जेआरएफ के बाद पीएचडी नहीं किए तो किस में जा सकते हैं, किस रूट में? जेआरएफ के अलावा में कोई और रूट नहीं है? और JRF निकल गया तो इंसान PhD करता ही है क्योंकि उसको 50,000 रुपया चाहिए होता है। आप PhD करते हैं। निकालना आसान होता है, इतना साल पढ़ाई किया नहीं तो। आसान नहीं होता है। हाँ लेकिन देखो आसान तो कोई चीज नहीं होता है, सब कुछ आसान तो कोई भी 10th चीज वाले के नहीं। लिए 10th का एग्जाम हार्ड हाँ है। हम जब देखो JRF का exam hard है, जब हम simple बात है। 10th का एग्जाम देने गए थे ना 2019 में दिए थे 10th का एग्जाम। तो गांव हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर दूर दिया था। ठीक तो सेंटर दिया था ना, पता है 30 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग रूम लिए 2 थे। घंटा पहले ही जाके बैठ गए। नहीं रूम लिए थे, रूम रूम जाके ही ले लिए लिया हाँ था। 7 दिन तक रूम, एक सप्ताह तक दूसरे रूम में दूसरी जगह लिए थे। तो पता है पहला दिन जब गए थे ना तो हाथ कांप रहा था। डर लग रहा था क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ऐसा बात नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब बच्चा तो वहाँ पे ऐसे हाँ अकेले जब ही जब रहता है। पेपर आया, जब आपके पेपर क्लास वाला सब तो आप ही के साथ में होगा। हाँ जब बड़ा पेपर आया, ग्रुपिंग में रह के जब पेपर आया तो मजा आ गया। तो उसके बाद सब कुछ 3 घंटा सब कुछ ऐसे ही चंगा जाता है, सी। लिखते लिखते। हाँ, सब कुछ उसके बाद सब कुछ चंगा सी। उसके बाद भाई मजा रे यार भीड़ बहुत ऐसा रहता लग रहा था, ऐसा लग रहा ना साला ये तो कुछ नहीं है भाई, कौन दिख नहीं सब है, चंगा भीड़ सी। लेकिन बहुत रहता है ना। हाँ फिर रहता है। बच्चा होगा। हाँ अरे बिहार में इस बार शायद 15 लाख बच्चा बैठा था ना। नहीं तो एक अलग अलग देता है। हाँ तो देखो उस आप सेंटर एक में वाले में कितना रहता है? उस सेंटर में लगभग हमारे वाला सेंटर था 10-15 हजार तो था ही। एक शिफ्ट में 10,000 10-12 हजार। जब पता है वो जो एरिया है ना, जब एग्जाम जब पड़ता है तो वो एरिया का जो रूम मालिक साहब पैसा दबा के कमाता है। ये वो बच्चा पे लेता है 2500 3,000 8 लेकिन ग्रुप लेना फायदा 7 दिन नहीं, का। क्योंकि 4-5 दिन का गैप भी देता है। नहीं एक एग्जाम में इसमें नहीं देता, वो ग्रेजुएशन में देता है। ग्रेजुएशन में तो नहीं, इसमें भी देता है, सीबीएसई बोर्ड हाँ तो में CBSE देता बोर्ड है। में देता होगा। हम लोग बिहार का CBSE बोर्ड को जो होता है ना वो तो आसे पास में देता है, तो घरे पे रहकर लोग कर देता है। आज जो हम लोग का होता है भेज देता है सेंटर 10 दूर। किलोमीटर तक भी देगा हाँ तब भी जा सकता हम लोग का देता है, कभी कभी दे देता है साला 50-50 किलोमीटर दूर बिहार बोर्ड वाला। पता नहीं क्या है। अच्छा चलो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सूड क्या पढ़ रहे हैं? है। 12th का सूड बोर्ड नंबर। में वैसे ही सेंटर देता है। हम्म 12th का बोर्ड में भी वैसे ही सेंटर देता होगा 12th का। बोर्ड में। हाँ नहीं 12th के बोर्ड में तो ज्यादा दूर नहीं देता है, लेकिन हाँ मेरा जो था ना मोतिहारी से तो मोतिहारी में ही दे दिया था। मोतिहारी एक कॉलेज में थे, दूसरे कॉलेज में दे दिया था। वो हर को नहीं भेजता है, कुछ कुछ को भेजता है। जैसे कि जो 10th के बाद आर्ट्स कर रहा है उसको भी एडमिशन करवाना पड़ता है ना, हाँ एडमिशन तो करवाना पड़ता तो है। उसको भी 12th का बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है। हाँ हाँ देना पड़ता है। पीएनए एंग्लो में करवा लेंगे। हाँ पीएनए एंग्लो में करवा लेंगे। पटने कहाँ पे है? यहीं पे तो है कि नया टोला था, अच्छा नाइट वाला। इस साइड वाला, उसी में 11th में पड़ेगा। हाँ तो आराम से करवा लेना, वही पे क्या दिक्कत। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ना है, सूट्स नंबर। आर्ट्स वाला का लेकिन अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं। सूट्स नंबर देखो, शर्ट्स नंबर क्या होता है, सूट्स बोलो या शर्ट्स बोलो, शर्ट्स नंबर क्या होता है, इन अपरिमेय मूल। अपरिमेय मूल मतलब अपरिमेय संख्या पढ़ाए थे इरेशनल नंबर, वही तो होता है अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, जो रूट में हो लेकिन उसका देखो या तो स्क्वायर रूट या तो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर या फिर क्यूब निकालें और उसके बाद अगर वो ना कंप्लीट मतलब आ गया, जैसे हम दिए √1 √2 √3 √4 √9 √12 √11 √25। तो देखो 25 का कंप्लीट नंबर 5 आ गया, 9 का 3 आ गया, 4 का 2 आ गया, लेकिन बाकी हाँ 1 का भी 1 आ गया, लेकिन 2 का 3 का 12 का 11 का 14 का डिसमल में आएगा। अच्छा डिसमल में आएगा लेकिन ये कटेगा नहीं,
दूर तक आगे बढ़ते बढ़ते रह जाएगा, तो वही कहलाता है शुड्स नंबर। वही नंबर क्या कहलाता है? शुड्स नंबर। तो बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने पर पूरी तरह से समाप्त ना हो, मतलब अगर क्यूब रूट निकाले या फिर उसका स्क्वायर रूट निकाले तो वो किस डिसिमल पॉइंट में चला जाए? तो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में जाए, दोनों में जाएगा। तो अगर टर्मिनेटिंग में जाएगा तब तो शुड्स नंबर नहीं होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में जाएगा तो वो शुड्स नंबर कहलाएगा। समझ में आया? तो कोई भी रूट, ज्यादातर रूट जो होता है ना, ज्यादातर जो रूट होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में जाता है। हाँ, समझ में? ठीक, तो इसका जो टाइप होता है, मतलब अगर इसको एक्सटेंड करोगे, इसको अगर जो शुड्स नंबर है, जो भी रूट में नंबर आएगा, एक या तो उसका कंप्लीट नंबर निकल जाएगा या फिर कंप्लीट नंबर निकल जाएगा, और नहीं तो जो जिसका कंप्लीट नंबर नहीं निकलता है, जिस रूट का कंप्लीट नंबर नहीं निकलता है, वो सीधा चल जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। समझ में आया? ठीक, अच्छा, तो इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो? इसका एग्जांपल बोल सकते, अच्छा, अगर हम बोले शुड्स नंबर बोले, अगर तुमको बोले नॉन शुड्स नंबर क्या है, रूट में हो लेकिन उसका कंप्लीट वैल्यू आ जाता हो, जैसे रूट एक, रूट पांच, सॉरी रूट एक, रूट चार नहीं, रूट दो नहीं, रूट एक, रूट चार, रूट नौ, रूट 16, रूट 25, ठीक, रूट 36, ये जो भी रूट में आया या फिर क्यूब रूट में आया, उसका परफेक्ट वैल्यू आ जाएगा, वो किस में जाएगा? नॉन शुड में जाएगा। ठीक, मतलब जो नॉन शुड होगा और हमेशा रेशनल नंबर में होगा। ठीक, जो नॉन शुड होगा वो किस में होगा? हमेशा रेशनल नंबर में होगा। और जो शुड नंबर होगा वो किस में होगा? जो नॉन शुड होगा, जो जो नॉन शुड होगा वो क्या होगा? वो रेशनल होगा। और जो शुड होगा वो क्या होगा? वो इरेशनल होगा। जो शुड होगा वो इरेशनल, जो नॉन शुड होगा वो रेशनल। ठीक, और शुड नंबर किसको बोलते हैं? तो वैसा नंबर जिसका रूट निकालने के बाद इरेशनल। ठीक है, जिसका रूट निकालने के बाद क्या हो? जिसका रूट निकालने के बाद किस में ना जाए? वैल्यू या तो डेसिमल पॉइंट में जाए, और डेसिमल पॉइंट में जितना भी कोई भी रूट वाला डेसिमल पॉइंट में जाएगा तो क्या किस में जाएगा? तो वो नॉन रिकरिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में, वही क्या कहलाएगा? शुड नंबर कहलाएगा। ठीक, अच्छा, तो नॉन शुड बोले तो नॉन शुड होगा जिस जो रूट में हो लेकिन उसका एक कंप्लीट वैल्यू, एक परफेक्ट वैल्यू आ जाए। ठीक, अच्छा, जो होता है ये जो नॉन जो इसका, अच्छा, इसका टाइप भी होता है। तो ऐसे भी, अच्छा, एक अगर हम बोले कि इसका शॉर्ट बताओ तो बोल सकते हो ना, जो शुड नंबर होता है, उसको रूट निकालने के बाद उसका जो डिसिमल होता है एक्सटेंड करते चला जाता है। जो शुड नंबर होता है रूट में होगा हमेशा, तो उसका जो डिसिमल नंबर है, डिसिमल में जो उसका आंसर आएगा वो एक्सटेंड करते चला जाएगा, बढ़ते 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 चला जाएगा। ठीक, और जो नॉन शुड होगा, हाँ, वही तो बोले एक्सटेंड किया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ। समझ में आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अगर जिसका पूरा पूरा रूट सॉल्व हो जाए, जिसका रूट पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, वो रेशनल हो जाएगा। नॉन सूड का पूरा रूट या फिर क्यूब रूट सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो सूड नंबर होता है उसका पूरा पूरा रूट सॉल्व नहीं होता है। तो सूड नंबर में आएगा ही। हाँ, ठीक, तो इसका अगर हम एग्जांपल बोले तो जो सूड होगा वो क्या होगा? हमेशा रूट में रहेगा, आई कभी जो रूट होगा इसका सॉल्व नहीं होगा। और जो नॉन सूड होगा अगर रूट में रहेगा तो इसका रूट सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जो नॉन सूड इसका रूट सॉल्व, और जो सूड उसका रूट सॉल्व नहीं। ठीक, रूट सॉल्व करेंगे तो हमेशा पॉइंट 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 डिसिमल 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 के आगे हमेशा वो बढ़ते बढ़ते एक्सटेंड करते करते चला जाएगा। अच्छा, अब देखो
इस शुड नंबर जो शुड नंबर होता है ना, इसका भी टाइप होता है। क्या होता है? इसका भी 3-4 टाइप होता है। जो शुड नंबर का क्या होता है? टाइप होता है। तो इसका टाइप कौन कौन सा होगा? तो इसका जो पहला टाइप होता है, इसका जो शुड नंबर का जो पहला टाइप होता है वो सिंपल, क्या बोलते हैं? सिंपल छोड़ दीजिए इसका, टाइप नहीं शुड, पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बस 2 मिनट और लगेगा। सिंपल शुड। दूसरा जो होगा, दूसरा कंपाउंड शुड, कंपाउंड शुड। और जो तीसरा होता है वो मिक्स शुड। मिक्स शुड। जो तीसरा होता है क्या होता है? तो मिक्स शुड होता है। तो अब देखो, जो सिंपल शुड होता है, जो सिंपल शुड होता है वो सिंपल रूट, जैसे √2, √3, √5, इसके साथ बाकी दूसरा कोई भी नंबर नहीं आएगा। फिर कोई भी इसके साथ कोई भी रेशनल नंबर नहीं आएगा। फिर इसके साथ 2-3 शुड नंबर एक साथ नहीं ऐड होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे देखो सिंपल शुड मतलब, देखो यहाँ पे जो √2 है अकेला है, √2 है अकेला है, √3 है जो अकेला है, और √5 जो है अकेला है। इसके साथ कोई रेशनल पार्ट नहीं है। रेशनल पार्ट मतलब हुआ कि इसके साथ कोई भी बिना रूट वाला नंबर नहीं है। तो क्या? सिंपल शुड। अच्छा, जो कंपाउंड शुड होता है, जो कंपाउंड शुड होता है, इसके साथ मतलब देखो, इसके साथ 2 शुड नंबर का एडिशन होगा, या फिर रेशनल नंबर प्लस शुड नंबर आएगा। जैसे देखो, अगर हम बोले √2 प्लस √3, ये क्या होगा? कंपाउंड शुड होगा। बोले √2 माइनस √3 माइनस √2, ये क्या होगा? कंपाउंड शुड होगा। ठीक। अच्छा, अगर हम मिक्स शुड बोले, ठीक, अगर हम मिक्स शुड बोले तो, अच्छा ये भी बोल सकते हो कि आज हम बोले 2√3 बोले, तो ये जो 3 जो ना, 1 मिनट देखो, हाँ ये कंपाउंड शुड हो जाएगा, 2√3 कंपाउंड शुड। अच्छा, इसमें जो ई वाला 2 है, ये रियल पार्ट है। क्या है? ये मतलब रेशनल पार्ट है, नंबर का रेशनल पार्ट है। ई वाला जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा? रियल का रेशनल पार्ट। ई वाला सिंपल शुड नहीं, ई वाला कौन सा पार्ट होगा? ई वाला इसको पार्ट को बोलेंगे इरेशनल। जो शुड होता है इरेशनल होता है, जो भी रूट में होता है इरेशनल होता है। तो जो भी रूट में होगा इरेशनल होगा। तो अगर हम लिखें, जो भी रूट में होगा वो शुड नहीं होगा, है ना? जो भी रूट में होगा वो सारा शुड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखो, अगर हम बोले √4, तो ये भी रूट में तो है, लेकिन ये शुड नहीं है ना। ठीक, सारा नहीं हो सकता। हाँ सारा नहीं हो सकता है। ठीक, तो देखो, अगर हम लिखें 2√3, तो इसमें जो 2 है उसको बोलेंगे रेशनल पार्ट, शुड का रेशनल पार्ट। कौन सा पार्ट? इरेशनल पार्ट। ठीक है। तो अच्छा, जो मिक्स शुड हो गया है 3√5, 2√5, 2√11, अच्छा, मतलब जिसमें 2√3 वाला इसमें आ गया मिक्स। हाँ मिक्स में आ गया। ठीक है, समझ आया? अच्छा, एक बात बस, छोटा सा वैल्यू याद, वैल्यू रख लेना। √1, √2, √3, √5, √7, √1, √8, √11, ये सबका थोड़ा वैल्यू देख लेना। देखो, जो √2 होता है, जो √2, √3, √5, √7, √8, √10, यहाँ तक का वैल्यू थोड़ा देख लेना। 3, 2, 3, 5, 6। अच्छा, एक और कर देना, √6 का। देखो, √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है। ठीक, जो √3 का वैल्यू होता है वो 1.732 होता है। अच्छा, जो √5 का होता है 2.236 होता है। और जो √7 का होता है वो 2.646 होता है। और जो √8 का होता है, एक मिनट, √6 उधर है। √6 होता है 2.449। ठीक, और जो √8 होता ये है, भी है ना कि अगर 1.414 का 2 का रूट का वैल्यू आ गया तो हम लोग इसको इंटू कर करके निकाल सकते हैं। 1.414 का आ गया तो हम लोग इसको इंटू कर करके दूसरा रूट का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कैसे, नहीं समझे? 1.414 है, तो 2 से इंटू कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा थर्ड वाला। 2 से इंटू कर दोगे किसमें? 1.414 को पहले उसका पहले वैल्यू, किसको? इसका वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो √3 का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 14 ठीक, तो ये जो है ये सब √2 का, √3 का, √5 का, 7 का, 8 का, 10 का और 6 का वैल्यू है। ठीक है,
√2 का 1.414, √3 का 1.723, और √5 का 2.236, √6 का 2.449, √7 का 2.646, √8 का 2.828। 828 हाँ। 8 लिखा अच्छा 8 लिखा हुआ है तो 828 बना लो इसको, 828। और √10 10 का 1 √10 का 3.162, ठीक है।